नमस्कार, मैं डॉक्टर गुलाब सिंह मौर्य साइंटिफिक टेम्पर में आपका स्वागत करता हूँ। लीस्ट काउंट एंड मेजरमेंट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के सीरीज में आज हम बात करेंगे न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही पॉपुलर फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है जो कि लगभग सारे यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट में जो बीएससी के बच्चे हैं वो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोई बच्चे हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में करता हो, कोई सेकेंड ईयर में हो सकता है, कोई थर्ड ईयर में। और बीटेक में लगभग सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट ये एक्सपेरिमेंट न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं। इंजीनियरिंग फिजिक्स के स्टूडेंट खासकर ये एक्सपेरिमेंट जरूर करते हैं क्योंकि उन इंजीनियरिंग फिजिक्स के स्टूडेंट्स 4 साल चूँकि फिजिक्स पढ़ते हैं और फिजिक्स में उनको महारत हासिल करनी होती है, तो उनको लगभग सारे फिजिक्स के प्रैक्टिकल से गुजरना पड़ता है और उनके थियरी और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट से उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उस लिहाज से इंजीनियरिंग फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण और सारे यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट के जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक्सपेरिमेंट ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज हम बात करेंगे न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट के मेजरमेंट्स और लीस्ट काउंट के बारे में और इसकी ज़रूरत के बारे में। ये इस एक्सपेरिमेंट के डिटेल एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है उसमें हम लोग बात नहीं करेंगे। इसमें इस वीडियो में अंदर में हम लोग बात करेंगे इसके मेजरमेंट्स में क्या दिक्कतें रहती हैं जिसकी वजह से कैलकुलेशन में बच्चों के दिक्कत आती है। तो ये न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट एक्चुअली इंटरफेरेंस के कंसेप्ट पर आधारित है जिसमें कि मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज किया जाता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऐसी लाइट होती है जिसके अंदर में एक छोटा बैंडविड्थ का बहुत सारे वेवलेंथ की लाइट होती है। तो बेसिकली न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट का जो थियरी है उसके लिए हम लोग दो वेवलेंथ की लाइट लेकर के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से देखते हैं तो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलते हैं जिसमें कि जिसके अंदर में डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं। वो इंटरफेरेंस के कंसेप्ट का डिटेल अलग से इसको समझा जा सकता है या इंटरफेरेंस के चैप्टर में इसको पढ़ा जा सकता है थियरी की क्लास में। पर प्रैक्टिकल में इसको किस तरह से समझते हैं, इसके इस एक्सपेरिमेंट के अंदर में एक बेसिकली एक मोनोक्रोमेटिक लाइट और खासकर न्यूटन रिंग में सोडियम लैंप यूज किया जाता है। सोडियम लाइट के अंदर में 5890 एंड 5896 एंगस्ट्रॉम की दो वेवलेंथ की लाइट डोमिनेंट लाइट होती हैं, डोमिनेंट वेवलेंथ की लाइट होती हैं और जो जिनके इंटरफेरेंस से हम लोग ये उनकी वेवलेंथ इस लाइट का वेवलेंथ निकाला जाता है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट होता है एक्सपेरिमेंट का होता है टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूजिंग न्यूटन रिंग मेथड। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट का जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसको आप फार्मूला इसमें न्यूटन रिंग के अंदर में वेवलेंथ का फार्मूला ये है and wavelength of the monochromatic light is determined by this formula. Lambda is equal to dn plus p का होल स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन 4 p r। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर में जो न्यूटन रिंग इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनते हैं वो कुछ इस टाइप से दिखते हैं, इस तरीके से दिखते हैं। और ये इंटरफेरेंस फ्रिंज क्यों बनते हैं, इसका कारण ये है कि न्यूटन रिंग में एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस एक प्लेन ग्लास प्लेट यूज किया जाता है और उसके ऊपर एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऐसी एक रखा रहता है। प्लेनो कन्वेक्स लेंस माने ऊपर से प्लेन रहता है और नीचे में कन्वेक्स लेंस ऐसे रहता है। तो यहाँ पर एक ग्लास प्लेट के अंदर रखा रहता है और उसके ऊपर इस टाइप से प्लेनो कन्वेक्स लेंस रखा रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इस ग्लास प्लेट और जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस के बीच में जो एयर फिल्म बनती है उनके थिकनेस लगातार सेंटर से लेकर के किनारे तक वैरी करती है। और अगर किसी सेंटर से कोई खास डायमीटर का अगर हम सर्किल खींच दें तो वहां पर जो फिल्म की थिकनेस होती है वो इक्वल होती है और डायमीटर और बढ़ा दें तो उसकी थिकनेस थोड़ा और ज्यादा, फिर किनारे की तरफ जाएंगे तो उसका जो थिकनेस है वो बढ़ते जाएगा, लेकिन उसके सेंटर में उसका थिकनेस घटते जाएगा और फिर जहां टच कर जाएगा तो वहां पर जीरो हो जाएगा। तो अलग अलग डायमीटर पे अलग अलग एयर फिल्म का थिकनेस होने की वजह से
उसका जो फ्रिंजेस हैं वो अलग अलग जगह पे बनते हैं। तो जहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा वहाँ पर डार्क ब्राइट फ्रिंज बनेगा, और जहाँ पर जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा वहाँ पर डार्क बनेगा। तो इस तरीके से हमको अलग अलग फ्रिंजेस नजर आती हैं। पर ये जो फ्रिंजेस हैं वो सर्कुलर क्यों नजर आती हैं, उसका वजह ये है कि एक सर्किल के अंदर में जो फिल्म का थिकनेस होता है वो इक्वल होता है, इसलिए वो फ्रिंजेस इक्वल थिकनेस आप एयर फिल्म की वजह से एक सर्कुलर रिंग बनती है। तो सर्कुलर रिंग जो बनती है वो इस तरीके की दिखती हैं, और इसमें हम इस सेक्शन के अंदर में हम लोग इस तरीके से एक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये एक स्पेक्ट्रो माइक्रोमीटर है, इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर। और इसमें एक टेलीस्कोप लगा रहता है जिसको बोला जाता है टेलीस्कोप, जिसको बोला जाता है कि इसमें एक क्रॉस वायर रहता है जिसकी मदद से हम लोग इसका जो डायमीटर है उसको मेजर करते हैं। तो क्रॉस वायर सपोज यहाँ रख करके हम लोग रीडिंग ले लेते हैं, और फिर इसके बाद यहाँ रीडिंग लेते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके बढ़ते जाते हैं, और फिर ये सबसे कम जो सबसे फर्स्ट जो रिंग है वहाँ तक लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसका मेजरमेंट यहाँ पर करते हैं, और इसके बाद ऐसे बढ़ते जाते हैं और किनारे तक कर लेते हैं। तो ये जो रीडिंग्स हर एक रिंग के इस साइड से लेकर के उस साइड तक जो न्यूटन्स रिंग्स हैं उनके एक किनारे पे क्रॉस वेयर कर रख करके इस माइक्रोमीटर की सहायता से रीडिंग ले लेते हैं। और फिर क्या करते हैं कि जैसे कि ये पहला रिंग है, दूसरा रिंग है, तीसरा रिंग है और चौथा रिंग। सपोज चौथा रिंग की बात करें हम, तो चौथी रिंग का एक साइड ये है और चौथी रिंग का दूसरे साइड ये है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो चौथे रिंग का डायमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डायमीटर निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से हमने एक ये भी खींचा है, सातवां रिंग है, तो ये चौथा है, पांचवा, छठवां और ये सातवां। तो सातवें रिंग का एक साइड ये है जिसका मेजरमेंट हमने किया है, और दूसरा साइड ये है जिसका हमने मेजरमेंट किया है। तो अब इसके मेजरमेंट से ये मेजरमेंट को हम घटा दें तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आ जाएगा, और जो ये डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सातवीं रिंग का डायमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम करीब करीब इन जनरल जो कन्वेंशन है वो दूसरी रिंग का, चौथी रिंग का, छठवीं, सातवीं, आठवीं, दूसरी, चौथी, छठी, आठवीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं, 16वीं, 18वीं और 20वीं रिंग का हम लोग डायमीटर इस तरीके से निकाल लेते हैं। और उसके बाद इसमें ग्राफ खींचते हैं, और ग्राफ खींचने के बाद डी स्क्वायर और रिंग नंबर के बीच में एक ग्राफ खींच लेते हैं, और डी स्क्वायर और इसके बीच में जो स्लोप आता है तो वो डी एन प्लस पी माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन पी, ये स्लोप है। और यहाँ पर पी और एन से आप कंफ्यूज नहीं होइए, पी और एन का कोई खास मतलब नहीं है। सपोज इस तरह यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सपोज कि डी एन प्लस पी क्या हो गया, D7, और डी एन क्या हो गया, D4 हो गया। तो यहाँ पर पी क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 यानी 3। तो यहाँ पर पी का और एन का मतलब सिर्फ एन है, नंबर है। और जैसे हम यहाँ इसको चौथा कहें n इज इक्वल टू 4, तो n प्लस पी इज इक्वल टू 7, इसके अनुसार जैसा हमने मार्क किया है। पर अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग इसका नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर डी एन प्लस पी का होल स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन पी तो स्लोप से आ जाता है। और ये आर क्या है, इसका जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस हमने बताया था उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो कि हमको दिया रहता है। तो अप्रोक्सीमेटली इसका मान 1 मीटर के आसपास होता है। तो इसका इसको मेजर करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको एक्सपेरिमेंट के साथ बताया जाता है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर है। पर अगर नहीं भी दिया हुआ तो इसको स्फेरोमीटर की सहायता से इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको निकाला जा सकता है, वो एक अलग बात है। चलिए, तो अब यहाँ पर पहला सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अब इसको मेजर कैसे किया जाए। तो मेजर करने के लिए ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर का ये एक मेन स्केल है। मेन स्केल की रीडिंग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 0,
10, 20, 30 ऐसे करके है, और इसके बीच में जो मार्किंग है वो ऐसा लग रहा है कि सेंटीमीटर स्केल जैसा लग रहा है। तो यस, ये सेंटीमीटर स्केल जैसा ही है, पर इसकी मार्किंग 10, 20, 30 ऐसे करके है। इसका मतलब है कि ये सेंटीमीटर नहीं बल्कि मिलीमीटर है, तो इसलिए इसको मिलीमीटर स्केल कहा जा सकता है। पर अब एक और सवाल आता है कि जब ये सेंटीमीटर जैसा दिख रहा है तो फिर इसको मिलीमीटर स्केल क्यों कह रहे हैं? यस, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, पर अंतर तो है। तो लेटर डिस्कस कि क्या अंतर है इसके मिलीमीटर और सेंटीमीटर स्केल में, क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि ये मिलीमीटर स्केल है, ये जो इस इंस्ट्रूमेंट में यूज हुआ है, इसी इंस्ट्रूमेंट का है ये जो ये स्केल है, इसी को हमने यहाँ पर जूम करके रखा है। तो ये मिलीमीटर स्केल है। देखिए इसके बीच की मार्किंग और यहाँ सेंटीमीटर स्केल है, इनके बीच की जो मार्किंग है बिल्कुल हूबहू वही है। तो जहाँ पर ये 0 है यहाँ पर ये 0 है, जहाँ पर ये 10 है यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर का मार्क है, यहाँ 2 सेंटीमीटर का मार्क है, यहाँ 20 मिलीमीटर का मार्क है। तो मार्किंग अलग अलग है, और उसी के आधार पर इसको मिलीमीटर स्केल कह रहे हैं और उसी के आधार पर इसको सेंटीमीटर स्केल कह रहे हैं, क्योंकि इसमें मार्किंग सेंटीमीटर में है और इसकी मार्किंग मिलीमीटर में है। पर इनकी जो मिनिमम मेजरमेंट्स है उसमें क्या अंतर है, तो ये देखें तो इसमें जैसे कि यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 50 है, और इनके बीच में कितने खाने हैं, इसमें खाने हैं 10 डिविजन है। तो इसका जो एक डिवीजन हो गया वो कितना हो गया, एक डिवीजन हो गया 1 मिलीमीटर का। तो जैसे ये 40 हो गया, ये 41, 42, 43, 44 अप टू 50। तो इस तरीके से इसका मिनिमम जो मिलीमीटर स्केल का जो मिनिमम मेजरमेंट हो गया वो 1 मिलीमीटर हुआ, और इसीलिए इसका जो लीस्ट काउंट हुआ वो भी 1 मिलीमीटर हो गया। इसी तरह से अगर सेंटीमीटर स्केल में कहेंगे तो सेंटीमीटर स्केल के अंदर में जैसे ये 4 है और ये 5 है, तो जो डिफरेंस है वो 1 सेंटीमीटर का है, और इसके बीच में डिविजन कितने हैं, 10। तो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, या इसी को कह सकते हैं 1 मिलीमीटर। तो इसलिए लीस्ट काउंट ऑफ द सेंटीमीटर स्केल इज आल्सो 1 mm। तो सेंटीमीटर स्केल और मिलीमीटर स्केल के अंदर में दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, केवल मार्किंग का अंतर है। पर हाँ, दो अलग अलग स्केल तो है। तो ये रहा मिलीमीटर स्केल और सेंटीमीटर स्केल के में अंतर। और हम अब आगे बढ़ते हैं इस माइक्रोमीटर जो हम इसमें न्यूटन रिंग के मेजरमेंट में यूज होता है उसके मेजरमेंट के बारे में। तो इसके जो माइक्रोमीटर का जो मेन स्केल है ये तो मिलीमीटर स्केल है, पर मिलीमीटर स्केल, अच्छा चलो जब स्केल की बात कर रहे हैं तो लंबाई के नापने के लिए हम तमाम तरीके के स्केल यूज करते हैं। जैसे सबसे बड़ा जो लंबाई नापने का जो स्केल है उसको बोलते हैं लाइट ईयर्स, यानी कि 1 साल के अंदर में लाइट जितना दूर डिस्टेंस चलता है उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर, और ये यूज होता है खगोल विज्ञान में। और इसके बाद हम लोग किलोमीटर यूज करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मीटर यूज करते हैं, सेंटीमीटर यूज करते हैं, मिलीमीटर यूज करते हैं। अब मिलीमीटर से नीचे क्या हम लोग मेजर कर सकते हैं? यस, हम करते हैं। तो अब क्या कौन कौन से हैं जो ज्यादा पॉपुलर है? मिलीमीटर के नीचे माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर और फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर कहाँ यूज होता है? न्यूक्लियस के अंदर में, जैसे किसी भी एटम का न्यूक्लियस या नाभिक कितना का डायमीटर क्या है वो फेम्टोमीटर में यूज होता है, 10⁻⁻15 मीटर। तो ये मेन पॉपुलर जो स्केल्स हैं वो हमने बता दिया। अब यहाँ तक अभी इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने सेंटीमीटर स्केल के बारे में बात किया था, लंबाई के नापने वाले जो इंस्ट्रूमेंट थे, और उसमें जो सबसे मिनिमम मेजरमेंट हम लोगों ने लिस्ट सेंटीमीटर स्केल में बात किया था उसका था 1 mm। इसके पहले भी हम लोग बात किए। अब हम इस माइक्रोमीटर की बात कर रहे हैं जो कि न्यूटन रिंग में यूज हो रहा है, और यहाँ जो इसका मेन स्केल है वो मेन स्केल मिलीमीटर स्केल में है, जिसका मिनिमम मेजरमेंट है 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर। तो कहीं कहीं पर किसी लैब में जो माइक्रोमीटर यूज होता है उसकी ये जो मेन स्केल है वो सेंटीमीटर स्केल में भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ दिखा रहे हैं इस माइक्रोमीटर में जो मेन स्केल यूज हो रहा है वो मिलीमीटर स्केल है, पर कहीं पर ये सेंटीमीटर स्केल भी हो सकता है, और उससे एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसका जो लीस्ट काउंट है वो सेम ही है। तो मिनिमम मेजरमेंट ऑफ द मेन स्केल इज 1 mm,
और या 0.1 सेंटीमीटर। और इसका जो माइक्रोमीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट किस तरह से निकलेगा, तो अच्छा अब इसमें लिस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करना होगा कि इसमें एक ये साथ में देख पा रहे होंगे एक सर्कुलर स्केल लगा हुआ है, सर्कुलर स्केल इसके साथ लगा हुआ है। और इसको अगर एक पूरा चक्कर ऐसे घुमाते हैं, एक पूरा ऐसे चक्कर घुमाते हैं, तो इसके जो एक छोटा मेजरमेंट है यानी 1 mm जो इसका मिनिमम है उतना वो घूमता है। कहने का मतलब इसको अगर एक चक्कर पूरा घुमा दे तो इसमें जो मेन स्केल में जो ये पॉइंटर है वो बढ़ेगा कितना 1 mm। सपोज ये 80 mm पर है और हम पूरा एक चक्कर और घुमा दें तो ये 81 mm पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब तो अगर इसके अंदर में हम आधा ही घुमाते, पूरा स्केल की जगह आधा घुमाते तो कितना हो जाता, तो ये हो जाता कि 80.5 अगर आधा घुमाते। सपोज कि एक चौथाई घुमाए तो कितना होना चाहिए, इसका मतलब होना चाहिए कि 80.25 mm होना चाहिए, राइट। तो एक चौथाई का मतलब क्या हुआ, 4 से हमने 1 मिलीमीटर को 4 से डिवाइड किया, 1 मिलीमीटर को हमने कितने से डिवाइड किया, 4 से। तो अगर इसमें 10 इसी तरीके से जैसे एक चौथाई 1/10वां हिस्सा अगर घुमाए इसको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उस 1 मिलीमीटर को 10 भागों में डिवाइड किया। तो अगर ये कहें कि इस पूरे जो सर्कुलर स्केल है उसमें हम इसमें देख पा रहे होंगे यहाँ 20 लिखा हुआ, 30, 40 ऐसे 50, 60 ऐसे करके पूरे चक्कर के अंदर में 100 मार्किंग है, 100 मार्किंग है, हर 100 डिविजन है इसमें। ये 20, 21, 22, 23 ऐसे करके यहाँ पर टोटल जो इसके सर्कुलर स्केल है वहां पर 100 डिविजन्स हैं। तो अगर इस जो सर्कुलर स्केल का एक खाना हम सिर्फ घुमाएं, जैसे यहाँ पर यहाँ पर है 23 पर है सपोज, और हम सिर्फ 23 से 24 में अगर घुमाएं, 23 से 24 में घुमाएं तो कितना मेजरमेंट होगा, तो मेजरमेंट होगा कितना कि 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा। तो इसलिए इसका लीस्ट काउंट निकालने का ये तरीका ये है कि मिनिमम मेजरमेंट ऑफ द मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल। तो इस तरीके से इसका लीस्ट काउंट निकलता है। तो अब यहाँ अगर देखें कि लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 mm डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 0.01 mm। और अगर सेंटीमीटर में देखना चाहें तो मिनिमम मेजरमेंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लिस्ट काउंट हो गया। तो लिस्ट काउंट अगर मिलीमीटर में कहना चाहें तो 0.01 mm, और अगर सेंटीमीटर में कहना चाहें तो लिस्ट काउंट हो गया 0.001 सेंटीमीटर। और अगर इसी को माइक्रोमीटर में कहना चाहें तो कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर, तो इससे अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10, तो ये हो गया 10 माइक्रोमीटर। अच्छा, इस अभी तक हम लोगों ने बात करी कि इसका जो ये मेन स्केल है वो मिलीमीटर है, पर इसको इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को क्या माइक्रोमीटर क्यों बोल रहे थे, इसका कारण ये है कि ये इसका जो लिस्ट काउंट है वो माइक्रोमीटर में है, यानी कि 10 माइक्रोमीटर इसका जो मिनिमम मेजरमेंट है इस इंस्ट्रूमेंट का, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर में चूंकि नाप रहा है इसलिए इसको माइक्रोमीटर बोलते हैं। तो अब माइक्रोमीटर अगर इसी की इस जो हमने इस अभी तक समझा उसके हिसाब से जो इसका मार्किंग है इस समय जो जिस पोजीशन पे ये इंस्ट्रूमेंट है उसका मेजरमेंट कितना है, तो इसको देखने का या पढ़ने का तरीका देखिए। यहाँ पर इस एक मार्किंग है इस ऊपर वाले हिस्से में, और वो किसके सामने है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 55, 56, 57 के बाद है और 58 के पहले, तो 57 के बाद है, तो मेन स्केल में 57 mm तो हो गया। ठीक है, अब हमको पढ़ना है उसके बाद की रीडिंग पढ़नी है, क्योंकि 57 के बाद है, 57 एग्जैक्टली नहीं है, 57 के बाद है, पर कितना बाद है या कितनी दूर तक उसका आगे का मेजरमेंट कैसे होगा, वो आगे का मेजरमेंट इस सर्कुलर स्केल से होगा। तो सर्कुलर स्केल का जो सबसे छोटा मार्किंग का जो मेजरमेंट है वो कितना है 0.01 mm, और यहाँ पर जो इसका जीरो है ये इस सर्कुलर स्केल के
किस मार्क से बिल्कुल मैच करता है, तो देखिए 21, 22, 23, 23 के साथ ये मैच कर रहा है। तो इसका मतलब है कि 23 मल्टीप्लाइड बाई इसका लिस्ट काउंट, यानी कि एक खाना इसका होता है 0.01 mm, तो 23 खाना कितना होगा 0.23 mm। तो आप इसमें जोड़ दो 57 प्लस 0.23 mm, तो इसका मेजरमेंट हो गया 57.23 mm। या इसी को अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 5.723 सेंटीमीटर, 5.723 सेंटीमीटर। इस तरीके से न्यूटन रिंग के मेजरमेंट इस तरीके से करेंगे तो उसमें कोई गलती नहीं आएगी। और इस मेजरमेंट के आधार पर हम एक ग्राफ खींचेंगे dn² और नंबर ऑफ dn² और n के बीच में ग्राफ खींचेंगे, और dn² ये dn प्लस p होल स्क्वायर माइनस dn² अपॉन p को हम निकालेंगे स्लोप से, और जो वेवलेंथ होगा वो स्लोप डिवाइडेड बाय 4r, क्योंकि p तो ऊपर चला गया स्लोप में, dn प्लस p होल स्क्वायर माइनस dn² अपॉन p, ये हो जाएगा स्लोप। तो वेवलेंथ ऑफ द लाइट used is slope divided by 4r, जहां पर r का मान आपको दिया रहेगा। तो इस तरीके से हमारा वेवलेंथ का कैलकुलेशन हम न्यूटन रिंग से करेंगे तो इसमें कोई गलती नहीं आएगा। तो इस ये एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट में मुझे नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत आना चाहिए। और इसका लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, और हर इंस्ट्रूमेंट में लिस्ट काउंट कैसे बदलता है, और हर इंस्ट्रूमेंट को देख करके हम जान पाएंगे कि लिस्ट काउंट असल में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हम लिस्ट काउंट का असली मतलब क्या होता है और उसका मेजरमेंट में क्या जरूरत होता है, ये इससे हम समझ पाएंगे। और इस एक्सपेरिमेंट में इतना ही। नमस्कार।